हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूअर्स की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो जो आप हम तब से शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। तो ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मुझको प्रियंका यादव जी ने उदयपुर से भेजी है। और अब आगे की घटना मैं आपको प्रियंका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। दरअसल ये घटना उनके किसी मित्र के साथ घटी थी जिसका नाम पवन था और वो एक पुलिस ऑफिसर थे। मेरा नाम प्रियंका है। ये घटना मेरे दोस्त पवन के साथ घटी थी। ये घटना 2013 की है। 2013 में पवन की पुलिस में नौकरी लग गई थी। शुरुआत में उसका पद एक कांस्टेबल का था। अब मेरी पवन से बात नहीं होती है। ये घटना उसने मुझसे 2014 में बताई थी और उसके बाद मैं उससे कभी मिल ही नहीं पाई और ना ही मेरी उससे कभी बात हुई। पवन के साथ घटी इस घटना मैं आपको पवन के पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊंगी। मेरा नाम पवन है। हाल ही में मेरा पुलिस में चयन हुआ था। पहली नौकरी में मेरी पोस्टिंग एक राजस्थान के गांव में हो गई थी। वो बहुत अजीब सा गांव था, काफ़ी ज़्यादा पुराना। ढंग से देखा जाए तो वहाँ पर लाइट भी नहीं पहुँची थी। वहाँ के लोग अभी भी एकदम पुराने ख्यालात वाले थे। पुराना ख्यालात मतलब उनके यहाँ अगर किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो लोग डॉक्टर या वैद्य से पहले एक तांत्रिक और किसी पंडित के पास जाना ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसी थी वहाँ की हालत। मेरे साथ एक मेरा मित्र और था, उसका नाम अवधेश था। उसकी भी पोस्टिंग मेरी तरह ही पहली बार उसी गांव में हुई थी। हालांकि अवधेश भी ऐसे ही गांव से बिलोंग करता था, लेकिन उसकी सोच काफ़ी ज़्यादा नई थी। उससे बात करके लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन उनको इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान भी बहुत था, क्योंकि अवधेश ने बताया था कि वो बचपन से ये सब चीज़ें देखता आ रहा है। उसके घर में उसकी दादी नानी ये सब चीज़ें उपयोग करती थीं। काला जादू या किसी की भी तबीयत खराब होने पे डॉक्टर के पास ले जाने से पहले वो उसकी नज़र उतारती थी। हम दोनों उस रात इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे और उस गांव में टॉर्च लेके इधर उधर पेट्रोलिंग कर रहे थे। हमारे सीनियर ने हमसे बोला था कि हम उस गांव में जाके घूमें और जगह जगह छानबीन करें कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ऐसे तो हमारा सीनियर भी हमारे साथ अक्सर होता है, लेकिन उस दिन उनको किसी और गांव की पेट्रोलिंग के लिए जाना था। वहां पर कोई वारदात हो गई थी, इसलिए उनका वहां पर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। उस वक्त हमारे और अवधेश के पास सिर्फ एक पिस्टल थी जो कि सरकार द्वारा दी गई थी, 2 डंडे और 2 टॉर्च। हमको एक सीटी भी दी गई थी, अगर इमरजेंसी हो तो हम उसे बजाएं। हालांकि हम उसका प्रयोग कभी नहीं करते थे। एक बात जो मुझ में और अवधेश में एकदम कॉमन थी कि हम दोनों को डर बहुत ही ज़्यादा लगता था। मुझको तो डर बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन अवधेश उस बैकग्राउंड से होकर आया है जहाँ पर भूत प्रेत काला जादू ये सब आम बात है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था। हम दोनों उस रात इसी चीज़ के बारे में बात करते हुए जा रहे थे। हम लोग एक गांव के सामने से निकल रहे थे। उस गांव में लगभग सब लोग सो गए थे। रात के करीबन 12 बज रहे थे। घरों के अंदर से लालटेन और दिए जलने की रोशनी हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लोग घर के बाहर खटिया लगा के लेटे हुए थे और कुछ लोग छत पर टहल रहे थे। रात के 12 बज रहे थे। हम उनसे बोल रहे थे कि रात हो गई है, सो जाओ। हमें उनका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन सबको हम लोग बार बार यही बोल रहे थे कि रात हो गई है, सो जाओ, लेकिन वो लोग हमारी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। वो बस छत पे चुपचाप खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अचानक से जग गए हों और हम ही लोगों को देख रहे हों। मैं और अवधेश उन्हीं लोगों को देख रहे थे। उस गांव से हम लोग रोज पेट्रोलिंग करके निकलते हैं, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। जिस रास्ते से हम लोग रोज निकलते हैं उस रास्ते से हमें गांव के आगे के 4 घर बहुत साफ साफ नजर आते हैं। वो लोग उन्हीं 4 घर पे खड़े थे। हर घर की छत पे 2-2 लोग खड़े थे जो हमारी तरफ ही देख रहे थे। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर वो लोग कौन है। बस परछाई से इतना जरूर पता चल रहा था कि वहां पर औरतें हैं और उन्होंने साड़ी पहन रखी है। जब काफी देर तक बोलने तक उन्होंने हमारी बात नहीं मानी
तो मजबूरन में मैंने और अवधेश दोनों ने अपनी टॉर्च उन परछाई की तरफ एक साथ की और हम देख के एकदम हैरान हो गए थे। वहां पर कोई था ही नहीं। हम लोग अपनी टॉर्च वहां से हटा रहे थे तो वो परछाई हमें खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब हम दोबारा अपनी टॉर्च उस परछाई की तरफ कर रहे थे तो वहां पर कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो चीज वहां पर है ही नहीं, वो किसी और चीज की परछाई है जो वहां पर बन रही है, लेकिन वो हिल रही थी। हमको ये देख के बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। मैं अवधेश से कह रहा था कि अवधेश, शायद ये आत्माएं हैं, और वो भी मेरी बात मान के डर गया था। वो गांव हमसे थोड़ा दूरी पर ही था, लेकिन हमें साफ साफ वो परछाई नजर आ रही थी, वो हिल ही नहीं रही थी। अवधेश ने मुझसे कहा कि तुम इन सब चीजों को नजरअंदाज करो, हो सकता है कि वो हमारी परीक्षा ले रही हो। अगर हम उनसे डर गए तो शायद वो हमारा पीछा करने लगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं और अवधेश चुपचाप आगे की तरफ चलने लगे, लेकिन हम दोनों लोगों का ध्यान उसी छत पर था। हम लोग ये ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि हम लोग उस छत की तरफ देखते हुए किसी और कच्ची सड़क की तरफ चले जा रहे हैं। हमारे दिमाग से वो चीज उतर गई थी कि हमें कहीं और जाना था। हमारे दिमाग में बस यही चल रहा था कि हम जल्दी से उस गांव को पार कर ले। हम दोनों साथ में ही चल रहे थे, काफी ज्यादा घबराए हुए थे। तभी हम दोनों के पैर से कोई चीज लड़ी और वो एक बर्तन की आवाज थी। हम दोनों इतनी तेजी से चल रहे थे कि हम दोनों के पैर से एक ही साथ वो चीज लड़ी और वो आवाज काफी ज्यादा जोर की थी। ये देख के हम लोग डर गए कि आखिर रोड के बीच में बर्तन किसने रख दिया है। हम लोगों ने जब टॉर्च से उस चीज को देखा तो हम देख के हैरान हो गए। दरअसल वो बर्तन एक उल्टी कढ़ाई थी जो कि हमारे लात लगने से रोड पर फैल गई थी, और उसमें रखी चीजें भी। उस कढ़ाई में जो चीजें रखी हुई थी वो देख के मैं और अवधेश हम दोनों लोग डर गए। उस कढ़ाई में लाल रंग के और हरे रंग के कुछ कपड़े थे, नींबू, मिर्ची, किसी औरत के लंबे कटे हुए बाल, नाखून के टुकड़े, मरा हुआ मुर्गा और एक लोटा जिसमें काले रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। हमारे पैर की ठोकर लगने से उस लोटे पे बंधा हुआ काला कपड़ा भी खुल गया और उसके अंदर से ढेर सारे मरे हुए चूहे के बच्चे थे। ऐसी ढेर सारी और अजीब सी गंदी सामग्री देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया था और अवधेश भी बहुत ज्यादा डर गया था। ऐसा लग रहा था कि उन सारी सामग्रियों के फैलने की वजह से उन सामग्रियों की नकारात्मक शक्ति हमारे अंदर घुस गई हो। हमें तुरंत घुटन होने लगी। हम दोनों लोग एक खुले वातावरण में थे, पर ऐसा लग रहा था कि हमारा दम घुट रहा हो। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अवधेश ने मुझसे बोला कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम चल ही रहे थे कि हमें ऐसा लगा कि अंधेरे में हमारी तरफ भागते हुए कोई औरत आ रही है और उसकी आवाज बहुत अजीब सी थी। वो काफी जोर जोर से सांस ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके गले को किसी ने बहुत जोर से दबाया हो और हमें भी घुटन हो रही थी। उसकी आवाज अचानक से कहां से आई हमें नहीं समझ में आया, लेकिन उसकी आवाज को सुनते ही मैंने और अवधेश ने एक दूसरे से भागने के लिए बोला और हम दोनों भाग गए। लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम किधर जाएं। हम दोनों एक ही साथ भागे थे, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। अवधेश पता नहीं किस तरफ चला गया था और मैं भी रोड पर अकेला था। मैं भी रोड पे उसी तरफ वापस जा रहा था जिस तरफ से मैं भागते हुए आया था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं उन सामग्री की तरफ से ही भागा था जिधर से वो फैली थी, और जल्दीबाजी में मैं उन सारी सामग्रियों के ऊपर से कूद के चला गया था और भागते हुए अपने पुलिस स्टेशन की तरफ ही जा रहा था। मैं दोबारा उसी गांव के सामने से निकला जहां पर वो काली परछाइयां मुझे खड़ी दिखाई दी थी, लेकिन इस बार वो वहां पर नहीं थी। मैं बहुत डर गया था। मैं भागते हुए अवधेश को फोन भी कर रहा था और उसका फोन नहीं लग रहा था। उस एरिया में नेटवर्क भी ढंग से नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है, हालांकि मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे घुटन भी बहुत ज्यादा हो रही थी। पता नहीं क्यों पर मेरे पैर के घुटनों में भी दर्द हो रहा था। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं भागते हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दम उतना ही ज्यादा घुट रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। पसीने की वजह से मेरी वर्दी भी थोड़ी गीली हो गई थी और मेरे माथे से भी पसीना बह रहा था। बुखार भी अचानक से चढ़ गया था, लेकिन मैं तब भी भागता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझको उल्टी हो जाएगी। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उन्हीं सामग्रियों की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं उनके ऊपर से कूद के चला आया था। और मैं जितना भी इस चीज के बारे में सोच रहा था, मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। कुछ और दूर आगे चलने के बाद मेरा फोन बजा। अपने फोन की रिंगटोन सुन के मैं खुद ही डर गया था। मैंने फोन उठाया और वो फोन अवधेश का था।
उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं थाने की तरफ वापस जा रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि वो भागते हुए गांव के दूसरी तरफ निकल आया था और अब वो पूरा गांव दोबारा बाहर से घूम के थाने में ही मिलेगा। वो मेरा फ़ोन बहुत देर से लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेटवर्क की वजह से फ़ोन लग नहीं रहा था। मैंने भी उससे कहा ठीक है, और हम दोनों आधे घंटे बाद फिर थाने पर ही मिले। अवधेश ने मुझको देखा। मैंने अवधेश से बताया कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। थाने में और भी लोग थे। उन्होंने तुरंत मुझे पानी और दवाई दिया। फिर अवधेश से उन लोगों ने पूछा कि आखिर हुआ क्या। मैंने और अवधेश ने हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें बताया। कुछ ही देर में हमारे सीनियर भी वहां पर आ गए और हमने सीनियर को भी ये बातें बताई। सीनियर हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो वारदात दूसरे गांव में हो गई थी उसकी वजह से उनका मूड काफ़ी ज़्यादा खराब था। इसलिए हमने ये बात उनको ज़्यादा बताने की कोशिश भी नहीं की। अवधेश ने मेरी तबीयत को देखा तो वो समझ गया कि मुझ पर कुछ न कुछ असर हुआ है। फिर मैंने उसको बताया कि मैं उन सामग्रियों के ऊपर से कूद कर भी चला आया हूँ। अवधेश ने तुरंत अपने गले में पहनी हुई ताबीज़ को उतार के मेरे गले में बांध दिया। उसने बोला कि ये ताबीज़ तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा। हालांकि अपनी ताबीज़ किसी और को देनी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी तबीयत मुझे बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। अवधेश ने जब मुझे वो ताबीज़ पहनाई तो उसके 1 घंटे बाद मेरी हालत में कुछ सुधार आया। वो ताबीज़ उसकी नानी ने उसको दी थी। उस दिन के बाद से हम कभी भी उस जगह रात में पेट्रोलिंग के लिए नहीं गए। हमने अपने साहब को मना कर दिया था कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे। अवधेश हालांकि 1-2 बार गया भी था, लेकिन मैं एक बार भी नहीं गया था। ये अजीब सी घटना मेरे साथ घटी थी। इस घटना के द्वारा मुझे किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैलाना है। मैंने बस अपने साथ घटी इस घटना को बताया है, और मैंने इस घटना के बाद ये ज़रूर जाना है कि अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो कोई सकारात्मक शक्ति भी ज़रूर है, जिसने हमें अक्सर बचाया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी हमेशा उसी सकारात्मक शक्ति की पूजा करेंगे और अपने जीवन को अच्छा रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर प्रियंका द्वारा भेजी गई ये घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझको राहुल जी ने भेजी है। राहुल जी गुजरात के रहने वाले हैं, और अब आगे की घटना मैं आपको राहुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम राहुल है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे और मेरे पिताजी के साथ घटी थी और काफ़ी ज़्यादा विचित्र थी। काफ़ी छोटी घटना है ये घटना 2009 की है। दरअसल पापा के एक दोस्त थे जिनका नाम अर्जुन था। उनके छोटे भाई की शादी थी। पापा के काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे वो। उन्होंने पापा को अपने भाई की शादी में बुलाया था। बारात एक गांव में जानी थी। काफ़ी दूर था हमारे घर से वो गांव। पापा के दोस्त ने गाड़ी का भी प्रबंध किया था, तो मम्मी और छोटी बहन उसी कार से चली गई थी। पापा का ऑफिस था और मेरा भी स्कूल था, तो हम दोनों लेट जाने वाले थे। पापा ने अपने दोस्त से बोला कि हम दोनों बाइक से आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। जहां पर जाना था हमें उस जगह का रास्ता नहीं पता था। पापा पहली बार उस एरिया में गए थे। मैं काफ़ी छोटा था। उस वक्त मेरी उम्र 11 या 12 साल की थी। मैं तो अपने टाइम से स्कूल से घर आ गया था, लेकिन पापा को ऑफिस से छुट्टी लेने में थोड़ा समय लग गया। घर आके हमने पैकिंग की। मेरे कपड़े मम्मी पहले से ही पैक करके चली गई थी और पापा ने अपनी पैकिंग ऑफिस से आने के बाद की। उस समय पापा के पास एक 2 व्हीलर बाइक थी। हम उसी से जाने वाले थे। हम रात में करीब 8 बजे अपने घर से निकले। जहाँ पर वो गांव था और जहाँ बारात जानी थी, वो जगह हमारे घर से करीब 25 किलोमीटर दूर थी। पापा ने बोला था कि वो 1 घंटे में वहां पर पहुंच जाएंगे। हम फिर वहां से निकल गए। जब तक हम लोग हाईवे पे चल रहे थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद एक कच्ची रोड आई। उसी रोड से होते हुए हमें उस गांव में जाना था। पापा लगातार अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहे थे। वो उनको रास्ता भी बता रहे थे। मम्मी और छोटी बहन पहले से ही वहां पहुंच गई थी, तो वो भी हमें लगातार फोन कर रही थी कि हम कहां पर पहुंचे। उस कच्ची रोड पे उतरने के बाद वहां पर अचानक से नेटवर्क चला गया। वो रोड काफी ज्यादा लंबी थी, करीबन 10 किलोमीटर की थी वो रोड, और हम लोग को उसी रोड से होते हुए गांव में जाना था। हमें वहां पर पहुंचते हुए रात के 9:30 बज गए थे। वो रोड खराब थी तो पापा बहुत धीमे धीमे गाड़ी चला रहे थे। हम जब थोड़ा सा और आगे गए तो हमने देखा कि वो कच्ची रोड एक जगह जाके खत्म हो गई है और आगे जंगल ही है। हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। हमें दूर से
रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। हम लोग उस गांव के पास पहुंच गए थे जहां पर हमें जाना था। उन लोगों ने बारात का इंतजाम एक खेत में किया था और वहां पर ढेर सारी रॉड्स लगी हुई थी। रात में उन रॉड्स की चमकती हुई रोशनी हमें दूर से साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां पर जाने का हमें रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और ना ही नेटवर्क आ रहा था। जहां पर हम थे और जहां से वो रोशनी हमें दिख रही थी वो फासला करीबन आधे किलोमीटर का ही होगा, लेकिन जाने का रास्ता हमें बिल्कुल भी नहीं पता। पापा लगातार अपने दोस्त को फोन मिला रहे थे। हमें कुछ भी नहीं समझ में आया। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार किसी घने अंधेरे में एक जंगल के पास था और दोनों तरफ खेत थे। फिर पापा ने मुझसे बोला कि तुम डरो नहीं, हम वहां से वापस चलते हैं। हम मेन हाईवे पर जाएंगे और वहां पर किसी से रास्ता पूछ लेंगे। मैं पापा के पीछे ही चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने उनको जोर से पकड़ा हुआ था। उन्होंने गाड़ी घुमाई और हम लोग दोबारा उस कच्चे रास्ते को पार करते हुए हाईवे की तरफ जाने लगे। हमने उस कच्चे रास्ते को आधा पार ही किया था, तभी हमने देखा कि आगे की तरफ एक बूढ़ा आदमी चल रहा है। उसके हाथ में एक लाठी थी। उसकी हाइट काफी ज्यादा लंबी थी, लेकिन वो आगे की तरफ झुका हुआ था और बहुत ही धीमे धीमे छोटे छोटे कदमों से हाईवे की तरफ ही जा रहा था। उसके एक हाथ में एक बहुत ही बड़ा सा डंडा था, वो उसी के सहारे बढ़ रहा था और दूसरे हाथ में एक पानी का डब्बा था। वो उस पानी के डब्बे को लेके बहुत ही धीमे धीमे आगे बढ़ा। हम दोनों लोगों ने उसको देखा। फिर पापा ने सोचा कि उससे पता पूछ ले कि आखिर उस जगह पर जाने का रास्ता क्या है। पापा ने उस बूढ़े आदमी के पास जाके गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि बाबा जी, हाईवे से उस गांव तक जाने का रास्ता कौन सा है। मुझे साफ साफ याद है पापा ने काफी जोर से पूछा था, इतनी तेज कि उसको सुनाई दे जाए, लेकिन उसने पापा की बात सुनी ही नहीं। वो एकदम शांति से चुपचाप चला जा रहा था। फिर पापा को लगा कि शायद वो बुजुर्ग आदमी हो, उसके सुनने की क्षमता कम होगी। वो दोबारा उसके पास गाड़ी लेकर गए और उसके आगे इस बार गाड़ी को खड़ा कर दिया और फिर दोबारा पूछा कि दादाजी उस गांव पर जाने का रास्ता कौन सा है। मैं पीछे ही बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा था। वो काफी झुक के चल रहा था। उसके लंबे बाल थे, एक बूढ़े के सफेद लंबे बाल। मुझे तो देख के बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। कुछ देर तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो एक बूढ़ा आदमी है भी या नहीं। उसने फिर पापा की तरफ देखा। हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें हरे रंग की थी। कुछ देर तक तो पापा भी उसको देख के सहम गए थे। उसके दांत गंदे थे और मुंह से राल टपक रही थी, बड़ी बड़ी आंखें। मैं उसको देख के डर गया था। मैंने पापा के पेट को और जोर से दबा लिया और उनसे चिपक गया। उस बूढ़े आदमी ने बहुत ही हकलाती हुई आवाज में बोला, आगे से जाके दाएं ले लेना, वहां से आपको जाने का रास्ता मिल जाएगा। और ये बात उसने काफी हकला के बोली थी। उसके एक बार बताने के बाद पापा ने उससे दोबारा नहीं पूछा। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और दोबारा आगे की तरफ चलने लगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पापा को याद आया कि दाएं जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, आगे तो सिर्फ हाईवे था। और पापा ने गाड़ी को तुरंत रोक दिया। वो फिर दोबारा पीछे घूमे और दोबारा उस बूढ़े से पूछा कि आगे तो हाईवे है और कोई रास्ता ही नहीं, आखिर में मुड़ूं किधर। लेकिन वो आदमी पीछे था ही नहीं। ये देख के पापा एकदम हैरान हो गए। वो हमारे पीछे था। गाड़ी को स्टार्ट करके रोकने में पापा को ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगे होंगे। फिर मैंने भी पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पलक झपकते ही वो बूढ़ा आदमी कहाँ गायब हो गया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमारे आगे वो निकला नहीं और इतनी जल्दी पीछे से वो कहाँ गायब हो गया हमें समझ में नहीं आ रहा था। पीछे का पूरा रास्ता कच्चा खाली था और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। जहां पर हम थे हाईवे वहां से 500-600 मीटर दूर था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने पापा से कहा कि पापा यहाँ से गाड़ी निकाल लो। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। पापा ने अपने आप को संभाला। उन्होंने कहा, बेटा भगवान का नाम लो, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और पापा फिर लगातार गाड़ी चलाते रहे। 600 मीटर बाद हम हाईवे पर भी पहुंच गए। हाईवे पर पहुंचने से कुछ ही दूरी पर जब हम आगे गए तो पापा के फोन की रिंगटोन बजने लगी। वहां पर नेटवर्क आ गया था। उस कच्ची रोड से बस थोड़ा सा ही आगे निकलने पर उनके फोन में दोबारा नेटवर्क आ गया था। ये देख के पापा भी एकदम हैरान हो गए थे। उन्होंने फिर तुरंत अपने दोस्त से बात की। उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ रह गए हो, हम काफी देर से तुम्हारा फोन मिला रहे हैं और तुम्हारा फोन भी नॉट रीचेबल जा रहा है। पापा ने उनको बताया कि हम रास्ता भटक गए थे। हमारे साथ जो घटना घटी वो पापा ने अपने दोस्त को नहीं बताया। जब हम लोग शादी में पहुंचे तो मम्मी और छोटी बहन तुरंत हमारे पास आई। पापा ने उनको सारी चीजें बताई और मैंने अपनी बहन को भी सारी चीज बताई। मैं बहुत ज्यादा डर गया था।
वो क्या चीज़ थी हमें कुछ भी नहीं पता। पूरी शादी में मैं इसी चीज़ के बारे में सोचता रहा। खैर पापा ने फिर इसके बारे में बात नहीं की। जब हम लोग शादी से घर आए तो पापा ने रात में मम्मी को इसके बारे में ढंग से बताया। मैंने पापा से पूछा कि पापा आखिर वो चीज़ क्या थी। पापा ने मुझसे बताया कि हो सकता है वो कोई रूह हो या किसी मरे हुए बूढ़े आदमी की आत्मा, जो शायद उस जंगल से खेतों के बीच में भटक रही हो। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसने हमें कुछ भी नहीं किया और ये हादसा एकदम सच था। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको अपने एक व्यूवर की भेजी हुई तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना मुझको मनमोहन सिंह जी ने भेजी है, जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं। और अब आगे की घटना मैं आपको मनमोहन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मनमोहन है। मैं हैदराबाद के पास में एक छोटा सा गांव जिसका नाम शाहकेतपुर है, मैं वहीं का ही रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2011 में घटी थी। अपने गांव में मैं पेड़ पर चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आगे था। मैं सीधे पेड़ पे भी बहुत आराम से चढ़ लेता था। हमारे गांव में जितने भी आम के छोटे मोटे पेड़ थे, मैं उन पर भी बहुत अच्छे से चढ़ लेता था और लोगों के लिए आम तोड़ देता था। कई बार तो मुझे कुछ सूखे पेड़ों की लकड़ी काटने का भी काम मिल जाता था। उससे मेरी अच्छी कमाई भी हो जाती थी। मैं उन पेड़ों की लकड़ियों को उन पर बैठे हुए ही काट देता था। उस वक्त मेरी उम्र करीब 15 या 16 साल की थी। हालांकि अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। अब मैं हैदराबाद में एक सिटी एरिया में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। और सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हुए रात में मैं अक्सर हॉरर स्टोरीज सुना करता हूँ। मैं भी अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों से बताना चाहता हूँ। ये घटना 2011 की है। हमारे गांव में एक दादा साहब थे। काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थे वो। उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी। दादा साहब, उनका असली नाम किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं। हम सब उन्हें दादा साहब कहते थे। मेरे पापा को वो बहुत मानते थे। दादा साहब के ढेर सारे बाग और खलियान भी थे। एक बार उन्होंने अपने बाग में पापा को कुछ पेड़ काटने के लिए भेजा। वो पेड़ सूख गए थे। वो शायद इमली के पेड़ थे। पापा की उस वक्त तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं भी अच्छे से पेड़ों का काम कर लेता था। तो पापा ने दादा साहब से बोला कि इस बार मेरा बेटा आपके पेड़ों को काट देगा। उन्होंने कहा ठीक है। जिन पेड़ों को काट के छोटा करना था वो काफ़ी ज़्यादा दूर थे। मैंने पापा से बोला कि मैं अकेले उन पेड़ों को नहीं काट पाऊंगा, मुझे किसी की मदद ज़रूर चाहिए होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ उनके एक दोस्त को ले जाऊं। उनके एक दोस्त थे, उनका नाम मोहन था। वो भी पेड़ वगैरह बहुत अच्छे से काट लेते थे। मैं उन्हीं के साथ दादा साहब के बाग में चला गया। जिस पेड़ को हमें काटना था वो उनके बाग के एकदम अंदर वाला पेड़ था। हम दोनों वहां पर गए। जब हमने उस पेड़ को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा पुराना था और काफ़ी बड़ा भी था। उसकी कई डालें सूख चुकी थी। हालांकि वो पेड़ एक तरफ से एकदम हरा भरा था, लेकिन दूसरी तरफ से पूरा सूखा। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसे किसी पेड़ को नहीं देखा था जो कि आधा हरा भरा है और आधा सूखा। मैंने अपने पापा के दोस्त से पूछा कि आखिर ये पेड़ ऐसा क्यों है। उनका भी इसके पास कोई भी जवाब नहीं था। वहां पर दो पेड़ थे जिसको काटना था। मैंने पहले मोहन जी के साथ एक पेड़ को काट दिया जिसपे वो पहले चढ़े थे, और मैं नीचे से उनको रस्सियां पकड़ा रहा था जिससे वो एक एक करके सारी लकड़ियों को उतार रहे थे, और मैं नीचे उनको पकड़ के साइड में रख रहा था। दूसरा पेड़ जो कि आधा हरा और आधा सूखा था, उस पर मुझे चढ़ के सारी लकड़ियों को काटना था। वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा अच्छे से चढ़ गया। पहले पेड़ को काटते काटते शाम के 6 बज गए। काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। मैंने मोहन जी से बोला कि ये पेड़ हम फिर से कल काट देंगे। मोहन जी ने बोला कि इसको काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे में ये भी कट जाएगा, हमें सारा काम आज ही ख़त्म कर देना चाहिए। मैंने उनसे कहा ठीक है, और फिर मैं पेड़ को काटने का काम चालू करने लगा। जब मैं उस पेड़ पर चढ़ा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। आमतौर पे पेड़ पर चढ़ने पे उस पर छोटी छोटी लाल चींटियाँ होती हैं जो कि अक्सर पेड़ों पर पाई जाती हैं, लेकिन उस पेड़ पर ऐसी कोई भी चींटियाँ नहीं थी। वो पेड़ अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा अजीब था। अंदर से देखने में उस पेड़ के बाहर का कोई भी हिस्सा नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पत्तों ने उस पेड़ की लकड़ियों को बाहर से ढक लिया हो। आधा काम मैंने कर दिया था और शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब तो मुझे ठीक से लकड़ियाँ दिखना भी बंद हो गई थी क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और उस वक्त मुझे ढंग से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मोहन जी से बोला कि अब मैं नीचे उतरता हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी का काम कल मैं अकेले आके कर लूँगा।
आपको आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है। मैं आखिरी लकड़ी जो काट रहा था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे तुरंत रस्सी पकड़ा दो और ये जो बची हुई बाकी एक लकड़ी है इसको मैं काट के नीचे उतार दे रहा हूँ। बाकी का छोटा मोटा काम मैं कल कर दूंगा। उन्होंने मुझे रस्सी पकड़ाई और फिर मैं धीरे धीरे उस पेड़ की लकड़ी को उतारने लगा। उस वक्त रात के करीब 9 बज रहे थे। शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं पेड़ से लगभग उतर ही रहा था। मोहन जी नीचे लकड़ियों को साइड रख रहे थे और बाकी का काम हम लोग कल करने वाले थे। मैंने अपने कमर में एक रस्सी बांधी हुई थी जो कि पेड़ के एक हिस्से से बंधी हुई थी। दरअसल वो रस्सी मैंने इसलिए बांधी थी कि अगर बाई चांस मेरा पैर फिसल जाए तो मैं उस रस्सी से बंधा रहूं और मेरी जान को कुछ ना हो। मैं जैसे इस पेड़ की एक टहनी से पीछे हटा, मैंने देखा कि वो रस्सी अपने आप खुल गई है जो कि पेड़ की तरफ बंधी हुई थी। ये देख के मुझे बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि आमतौर पे वो रस्सी मैं काफ़ी मजबूत बांधता हूँ, उसके खुलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो रस्सी तभी खुलेगी जब कोई आदमी उसको खोले। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और रस्सी को दोबारा पेड़ से बांध के धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। मैं रस्सी से नीचे ही उतरा था तभी मुझे ऐसा लगा कि ऊपर साइड में कोई कूद के गया हो। मैं ये देख के हैरान हो गया। मैंने जब ऊपर की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक टहनी से दूसरी टहनी पर बहुत जोर से कूद के गया। पहले मुझे लगा कि शायद कोई बंदर हो या फिर कोई चमगादड़ हो। मुझे ऐसा वहम हुआ। मैंने मोहन जी को यह बात बताई कि मोहन जी आपको नीचे से ऊपर कोई दिख रहा है क्या? मोहन जी ने बोला कि उन्हें मेरे अलावा कोई भी नहीं दिख रहा। मैंने कहा ठीक है और फिर मैं दोबारा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जब मैं नीचे उतरा तो मुझे फिर अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी के टहनी पर बैठने की थी। मैंने झटके से ऊपर की तरफ देखा और मैं हैरान हो गया। पेड़ का वो हिस्सा जो कि हरा भरा था, उस तरफ एक बड़ी सी टहनी थी जिसके ऊपर 2 पैर लटकाए एक आदमी बैठा हुआ था। उसको देख के मैं डर गया। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई आदमी बैठा हुआ है। उसकी लंबी दाढ़ी थी। उसने अपने शरीर पे एक भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो अपने लटकती हुई टांगों को और जोर जोर से हिलाने लगा। मैं उसे देख के डर गया था और चिल्लाने लगा। मोहन जी ने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हो गया है। मैंने बताया, मोहन जी यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है। इसी हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से डाल छूट गई और मैं नीचे गिर गया। हालांकि पहले मैं थोड़ा नीचे उतर चुका था इसलिए मैं डायरेक्ट ज़मीन पर जाके गिरा और वही चीज़ फिर से हुई। मेरे कमर पर जो रस्सी बंधी हुई थी वो खुल गई थी और उसको मैंने नहीं खोला था। मेरे नीचे गिरते ही मोहन जी मेरी तरफ भाग कर आए। उन्होंने मुझे उठाया। मेरे कमर में बहुत ज़ोर से चोट लग गई थी। मैंने मोहन जी से बताया कि पेड़ के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है। उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो कोई भूत था। मोहन जी यहाँ से भागिए। मोहन जी ने मेरी बात मान ली। उनको सच में लगा कि मैंने किसी को देखा है, लेकिन मोहन जी बार बार ऊपर की तरफ देख रहे थे। उनको कोई भी नहीं दिखा। फिर पेड़ का वो हिस्सा जिस तरफ हरी हरी पत्तियां थी, उसकी एक झाड़ अपने आप जोर जोर से हिलने लगी, जो कि मैंने और मोहन जी दोनों ने देखा। ये देख के हम दोनों हैरान हो गए और वहां से फिर तुरंत भाग गए। मैंने अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी वहीं पर ही छोड़ दी। मेरे कमर में इतनी जोर से दर्द हो रहा था कि मैं ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। मोहन जी किसी तरह मुझे उठाकर लेके गए और फिर हम कुछ देर बाद तो उस बाग से बाहर आए। हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बाग के बाहर के हिस्से में कई ढेर सारे माली थे जो उस बाग का ख्याल रखते हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि आखिर हमें क्या हुआ। हमने उन माली को सारी बात बताई। माली ने बोला कि वो एक इमली का पेड़ है, वो अचानक से सूख गया। वहाँ पर कई बार लोग भूत प्रेत देख चुके हैं। यहाँ तक कि मालियों को भी वहाँ पर कई बार लोग टहलते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं था। इसीलिए बड़े साहब ने हो सकता है आप लोगों को पेड़ काटने के लिए बोला हो। ये घटना जो हमारे साथ घटी एकदम सत्य थी और हो सकता है कि वो आत्मा आज भी उसी पेड़ पर हो। लेकिन मैं उस दिन के बाद से उस पेड़ के पास नहीं गया और ना ही अपने पिताजी को भेजा। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूवर द्वारा भेजी गई कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।